अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्मोग पैदा करने वाले अनासर से बचाव का तरीका और ज़राअत के मुंसलिक जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ किसान किस तरीके से एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन फैलाता है उसे किस तरह रोक सकते हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं स्मोक पर और जनूबी पंजाब की बात की जाए तो उसमें मुल्तान जो है वो इस वक्त पोल्यूशन के अंदर सर फहरिस्त जाता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान लेवल पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुल्तान शहर को पहले 5 फहरिस्तों में शामिल किया हुआ है कि पहले 5 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त के अंदर मुल्तान शामिल है। लम्हा फ़िक्रिया है कि अवाम जो है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही कि जिस फ़िज़ा में आप लोग सांस ले रहे हैं वो फ़िज़ा इस वक्त जहर आलूद है। तो वो क्या समझते हैं कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो है वो क्यों फैल रहा है, और फिर साथ साथ हम इस पे ये भी बात करेंगे कि जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में वो क्या डिलीवर कर सकते हैं आवाम को और हमारी इस सोसाइटी को, कि वो किस तरीके से देखते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है एनवायरनमेंट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा कि एनवायरनमेंट में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्तान शहर जो है वो स्मोक की जद में है और पाकिस्तान की आलूदा तरीन शहरों की जो लिस्ट है उसमें सर फहरिस्त लिस्टों में उसका नाम शामिल है। क्या वजह है कि मुल्तान शहर जो है उसकी फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है? जी, वजूहात तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारी एनर्जी सेक्टर है, हमारी एग्रीकल्चर साइड है। स्मोक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोक। जब पोल्यूटेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ये सब हमारे एमिट होते हैं और उसके बाद जब ये सनलाइट और फॉग के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है वजूद में जिसको कहते हैं स्मोक, जो कि ना स्मोक होती है, ना कि जो फॉग होती है और ना ही स्मोक होता है, जिसका इफ़ेक्ट हमें गले में जाके खराश फील होती है, आंखों में इचिंग होती है। तो ये इट्स अ पोल्यूटेंट इन आवर इन्वायरमेंट। इसके कॉजेज़ यही हैं कि हमारी जो राइस स्ट्रॉ की बर्निंग है, फसलों की बाकियात है, ये जब हम जलाते हैं, हमारे जो मोटरसाइकिल हैं, हम पैदल चलने की बजाय मोटरसाइकिल पे बाज़ार जा रहे हैं, सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं देख रहे हैं, हमारे जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा लो हैं। यूरो 5 लोग यूज़ कर रहे हैं, यूरो 4 यूज़ कर रहे हैं। ये यूरोप के बनाए हुए फ्यूल स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। हमारे यहाँ इतना फ्यूल पॉल्यूटेड है कि जब वो इंजन उसको रन करता है तो पीछे वो एक काला धुआं जो है वो निकाल रहा होता है, फिर वो वही फ़िज़ा में जाता है और वही फिर हमारे पास स्मोक का भी असर उस पर आ रहा होता है। दूसरा ये कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली अगर देखें तो अपने इंजन्स को टाइमली रिपेयर करवाएँ, अपने स्कूटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें जो कि इलेक्ट्रिक हैं। आजकल गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बाकी आप ट्रीज़ जो है वो प्लांटेशन करवाएं बहुत ज़्यादा, और यूरो 5 यूरो 4 जो फ्यूल्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करें। इस वक्त अगर मैं बात करूं क्लाइमेट या इन्वायरमेंट की, इस वक्त 154 आपका जो है वो वैल्यू जा रही है इन्वायरमेंट की पोल्यूटेंट्स की, जो कि 50 जो है वो नॉर्मली हम इसको गुड कह रहे होते। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और अपने जैसे स्टूडेंट्स को कोई तलकीन भी कर रहे हैं कि अपने घर के अंदर भी आप कोई ऐसा घर वालों को बताते हो कि जी ये चीज़ ना इस्तेमाल की जाए या ये काम ना किया जाए जिससे पोल्यूशन जो है ज़्यादा फैल रहा हो? हाँ जी, क्योंकि मैं एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ तो ये मेरा पहला फ़र्ज़ है कि मैं ख़ुद से और अपने घर वालों से स्टार्ट करूँ। पहली बात तो मैंने ये करवाई हुई कि प्लास्टिक नहीं आनी चाहिए घर में। घर में जो गैस है वो एट दैट टाइम यूज़ करें जब कुकिंग वगैरह हो रही हो। दूसरा, वॉक को प्रमोट करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, छोटे छोटे कामों के लिए बाज़ार में बाइक ना घसीटें। और दूसरा ये कि अवेयरनेस देनी है, प्लांट्स घर में लगवाए हैं, ठीक है, बहुत सारे जो वो वाले लगवाए हैं जो वाकई एमिशंस को कैप्चर करते हैं, जिनके पास एबिलिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कैप्चर कर सकें। ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो हम इनिशियली ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रहते हुए हमारे ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो हम NGOs के साथ कर रहे हैं, जो लो लाइंग एरियाज़ में जाके प्लांटेशन करवाते हैं, एफॉरेस्टेशन करवाते हैं, रीफॉरेस्टेशन करवाते हैं,
फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास रिसोर्सेज हैं बट उनके पास वर्क पावर नहीं है या वर्क फोर्स नहीं है, तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वी विल गो एंड वी विल वर्क विद देम। सो इस तरह से हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। थैंक यू। मज़ीद स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या समझती हैं कि इस वक्त एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्टूडेंट्स अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं? देखिए, एज अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं, हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा जैसे आफ्टर हमारे टीचर्स प्रोफेसर्स हमें पता होता है कि हमने क्या करना है या हम किस तरह से आगे इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो बेसिक लाइक अगर अच्छा है नहीं भी है, हम उसको इंडिविजुअली नहीं भी अडॉप्ट कर सकते बगैर गवर्नमेंट की हेल्प के, बट ये कि हम आइडिया दे सकते हैं, इस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में उसको अडॉप्ट किया जाए। तो एज एनवायरमेंटलिस्ट हम अपनी फैमिली से, अपने घर से स्टार्ट करते हैं कि पर्सनली हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं। तो अगर हम खुद से एक स्टेप लेंगे पॉजिटिविटी की तरफ, तो हमारे इर्द गिर्द के लोग भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ये है कि हम एज ए स्टूडेंट्स ही काम आगे लेकर जा सकते हैं, बिकॉज़ अब हम भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो हम जो देख रहे हैं अक्सर कैंटीन पे जाते हैं कुछ, तो हमारा राइट है कि कुछ लोग ऐसे गंदगी के पास बैठे हुए होते हैं, उनको नहीं वो चीज़ फ़ील हो रही होती कि भाई ये गंद है, हमें इसको डस्टबिन में, इवन दो डस्टबिन साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, तो ये हमारा राइट है कि हम उनको अवेयरनेस दें कि ये आपके लिए गलत है, आप उसके लिए जो है ना इसको करें, इसको डस्टबिन में डालें, ना कि आपको कोई आके एहसास दिलाए। आपको ख़ुद से एहसास होना चाहिए, बिकॉज़ एक बंदा जब खुद से एक पॉजिटिव स्टेप की तरफ जाता है, तो फिर ही बाकी सब उसकी तरफ आते हैं। ये नहीं कि एक बंदा भी करेगा तो फिर पूरी सोसाइटी आगे करेगी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, भट्टों से निकलने वाला धुआं, और फिर सबसे बड़ी बात जिस चीज़ को आप पढ़ भी रहे हैं वो है ज़राई यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो ज़राअत से रिलेटेड किसान जो कि फ़सलों की बाक़ियात जलाते हैं, तो क्या जलाना ज़रूरी है बाक़ियात को, ये बताइएगा। नहीं, देखिए यही तो असल इशू है कि जो हम उसकी बर्निंग करते हैं तो वो कितना इशू होता है, वो काफ़ी देर तक बर्न होता रहता है, तो उसका काला धुआं रेड से काला होता है, और फिर वो लाइक पूरा दिन आप वहाँ से गुजरो भी आपको स्मेल आती है, और सारा ना आपका अस्थमा का इशू होता है। तो वो ब्रीथिंग इश्यूज़ बेसिक हमारे यहीं से कॉज होते हैं। राइस का एक्सट्रैक्ट है, जितने भी क्रॉप्स के रेजिड्यूज़ हमें ये बर्न नहीं करने चाहिए, जबकि इसके लिए अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे हम इसको इस तरह से रिजॉल्व करें कि ना कि ये हेल्थ हैज़र्ड इश्यूज़ क्रिएट करें, और ना ही जो है ना लाइक प्रॉपर्ली रिजॉल्व भी हो जाए, बचे रहें बिना। अच्छा, फील्ड्स में भी गई हैं आप लोग, आपको यूनिवर्सिटी फील्ड्स में भी लेके जाती है कि जहाँ पर किसान वगैरह होते हैं, और फिर किसानों से भी क्या आप लोग बातचीत करते हैं इस तरह की कि बाक़ियात को ना चलाया जाए बल्कि उसकी जगह जो है नए टूल्स आ चुके हैं उनको इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि जो ज़मीन है वो अच्छी फर्टाइल जो है वो हो सके? जी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे काफ़ी काम कर रही है। अभी हमने एग्रीकल्चर मॉल भी हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया यहाँ पर, और हमारे जो भी फार्मर्स आते हैं उनके लिए भी ऐसे सेमिनार वगैरह हुए, उनको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी के विज़िट्स वगैरह भी काफ़ी स्टूडेंट्स के सीनियर से गए हैं, कुछ फील्ड्स वगैरह में यूनिवर्सिटी से बाहर भी जो है, ताकि हम जो है ना छोटे छोटे खेतों में जाके उनको लाइक बता सकें, बिकॉज़ कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। हम उनको गाइड करेंगे तो ही वो आगे से अच्छे मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स जो हैं वो गाइड कर रहे हैं और उनका काम भी है। मज़ीद जो है वो स्टूडेंट से बात करेंगे, मगर इससे पहले हम आपको ये भी चीज़ बताते चलें कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाइयाँ तो करता हुआ नज़र आता है, मगर फिर भी जो स्मोक पैदा करने वाले अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ सच में असर साबित नहीं हो रही, तो उनसे भी बात की जाएगी। मगर अभी जो स्टूडेंट्स अभी और भी मेरे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडेंट्स का काम होता है खुद पढ़ना, और फिर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये भी होती है कि आगे तलकीन करना। यानी कि जाहिर सी बात है जो आज का स्टूडेंट है वो कल का मेमार होगा, पाकिस्तान का नाम पैदा कर रहा होगा, और इसकी हिफाजत भी इसी स्टूडेंट के ज़िम्मे है। तो जाहिर सी बात है ये नौजवान नस्ल जब आगे बढ़ेगी तभी पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा, मगर उसके साथ साथ शऊर का होना वो लाजमी है। और एनवायरनमेंट को अगर कंट्रोल करना है तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है शऊर। आपको शऊर दिलाना, सिखाना होगा लोगों को कि जो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है
दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम पुराने टूल्स को छोड़कर अब जदीद टूल्स की तरफ आ जाएं। क्योंकि पुराने वक्तों में हम देखते थे कि जगह कम होती थी, लोग कम होते थे, जगह बहुत ज़्यादा होती थी और फिर उसके ऊपर दरख्त और फसलें बहुत एक अच्छे पैमाने पर काश्त की जाती थी। चलें स्टूडेंट्स से चलते हैं, बात करते हैं। बेटा क्या हाल चाल है आपके, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि इस वक्त एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं आप, क्या समझती हैं कि कौन कौन से ऐसे जदीद टूल्स आ चुके हैं जो किसानों को अपनाने चाहिए बजाय इस चीज़ के बाक़ियात को जलाकर और जो एनवायरनमेंट को मज़ीद पोल्यूटेड वो करते हैं? जी, जदीद टूल तो बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास हमारे मुल्क में इस वक्त उनकी जो सी है बहुत कम है, अभी तक इतना ज़्यादा नहीं स्टार्ट किया गया। और इसमें बायोमास टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं कि जो उनसे बाक़ियात वगैरह हैं उनको जलाने के बजाय अगर हम लोग उनसे कंपोस्टिंग वगैरह कर ली जाए, बायोचार बना लिया जाए, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो इस चीज़ के बारे में कोई आप वर्कशॉप्स भी करते हैं कि जाके फील्ड्स के अंदर किसानों को समझाएं, किसानों को बताएं कि भाई आप लोग जलाने की बजाय इसको इस तरीके से अगर आप कंपोज करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा? जी जी, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से एज अ टीम हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और जाके ये पूरी अवेयरनेस दी जाती है और इस पर मज़ीद काम करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पहले से नहीं पता होता, तो हमें ही जाके कंपेन्स करनी पड़ती हैं। इसी के साथ साथ ये बताइएगा कि जो फैक्ट्रीज़ हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट्रीज़ का भी पढ़ाते होंगे आपको? यस सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे हम कह लें या फिर उसके एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है, और वो भी आज का मेन इवेंट जो है स्मोग में उसका एक रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें हमें एयर फिल्टर्स की तरफ जाना चाहिए कि फैक्ट्रीज़ में एयर फिल्टर्स लगे होने चाहिए। मोर ओवर एक कॉन्सेप्ट है फोटो कैटालाइटिक बॉल्स का, जो कि मेक्सिको में स्टार्ट किया गया है, उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम लोग प्राइमरी लेवल पे ही पोल्यूटेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हार्मलेस सब्सटेंसेस में। तो ये हम लोग इससे बहुत अच्छी बात है जी। मज़ीद बच्ची से बात करते हैं। बेटा क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बेटा मुझे ये बताइएगा कि क्या पढ़ रही हैं और क्या वो खुद घर पर भी अप्लाई करती हैं कि आपके अपने पेरेंट्स को, बहन भाइयों को भी तलकीन करती हैं कि ये काम मत करें और ये काम करें जिससे एनवायरनमेंट जो है वो उसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री पढ़ी हूँ 5th सेमेस्टर में। सो मैम अगर कोई कचरा फैलाता है नीचे, मैं उनके रोकती हूँ कि नहीं, उनको उसको ना डस्टबिन में डालना है। या फिर बर्निंग हो रही होती है, मैं रोकती हूँ कि नहीं, इसको बर्न नहीं करना, ज़्यादा गैस नहीं यूज़ करनी है, ज़्यादा मतलब जिससे पॉल्यूशन होता है उसको मतलब कम करना है, उसको कम करना है। अच्छा अब ये बताएं कि मज़ीद किस तरीके से बेहतरी की जा सकती है? आप क्या समझती हैं कि आवाम जो है वो मज़ीद किस तरीके से बेहतर हो सकती है? सर खुद पे डिपेंड करता है कि आप खुद से क्या एफर्ट्स कर रहे हो। जैसे हम अब रोड्स पे जाते हैं, प्लास्टिक हर जगह है, बर्निंग हो रही होती है प्लास्टिक की, लोग आग जला के चले जाते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि कितना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है उससे। तो हमें इसकी जगह हमें ये चाहिए कि हम कंपोस्टिंग करें। जैसे कि अब प्लास्टिक है, उसको बर्न करने की जगह हम मिट्टी में दबाएँ, नीचे कितना फुट दबाएं? लाइक 2 to 3 फीट नीचे दबाएं, ताकि नीचे वाला जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूट ना हो। नीचे शीट आती है, टेक्निक जो यूज़ होती है उसमें, उसके ऊपर वो प्लास्टिक वगैरह या वेस्ट होता है उसको रख के उसके ऊपर मिट्टी दबा देते हैं ताकि वो डिकम्पोज हो जाए। वैसे ही हुकूमत की तरफ से प्लास्टिक बैग्स के ऊपर एक पाबंदी भी लगाई गई है और एक ग्रेडिंग की गई है कि 5 ppb से कम जो है वो शॉपर बैग जो वो तैयार नहीं होगा। उसे कितना टाइम लगता है? उससे मे बी 3 to 5 मंथ्स में हो जाता होगा, क्योंकि कॉटन बैग्स भी अब आ गए हैं, वो जल्दी जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हमें खुद भी चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग ज़्यादा यूज़ ना करें, पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल ना करें। जी जी बिल्कुल। हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। मज़ीद अब स्टूडेंट से बात करते हैं। दोस्त क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? तबीयत से ठीक है? अच्छा ज़रा इधर आगे आ जाएं। दोस्त ये बताइएगा मुझे कि क्या समझते हैं कि जो स्टूडेंट है वो किस तरीके से किरदार अदा कर सकता है एनवायरनमेंट को बेहतर करने में, और प्लस क्योंकि आप मेल हैं तो किसानों से भी मिलते हैं जाकर, किसान क्या काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रही है? जी, मैं एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जो ये किसान फसलों की बाकियात होती हैं ये जला देते हैं, बंद कर देते हैं इसे, तो इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत पोल्यूट होता है। इससे मुख्तलिफ पोल्यूटेंट से निकलते हैं धुएँ की वजह से, और इसकी वजह से हमारे फेफड़े, अस्थमा वगैरह, उसके अलावा आंखों के सोजिश वगैरह हो जाती है।
तो इसमें हम मैं ये कहना चाहूँगा हमें ना एज अ एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ये इस धुएँ को हमें ख़त्म करनी है। इस धुएँ को हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं आप? इसका ये है कि हम ऐसे इस वक्त पौधे मिलते हैं कि जो पौधे के जो पत्ते होते हैं वो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें फैक्ट्रियों के नज़दीक और ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करे। और जैसे अब एक नहर होती है, नहर के अंदर हम सीवरेज का गंदा पानी डाल देते हैं। तो ऐसे पौधे भी हैं जो उन जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं पानी के अंदर, उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और फार्मर को यही तजवीज़ करनी चाहिए कि वो ऐसे पौधे लगाएं और जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। और इसके अलावा जो ये फसलें जला देते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और ये इसका हम कंपोज बना सकते हैं। जो ये कंपोज कैसे बनता है? कंपोज आजकल पाकिस्तान में मशीनें आई हुई हैं जिससे कंपोज बनता है। जो एग्रीकल्चर की बाकियात होती हैं वो मशीन के अंदर डालते हैं और वो स्मॉल पीसेज में कन्वर्ट हो जाती है और इससे कंपोज बनता है। कंपोज वो जब हम फील्ड के अंदर डालेंगे, इससे ये किसानों को एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो एनवायरनमेंट जो हमारा है वो पोल्यूट नहीं होगा। इसके जब ये हमारा पोल्यूट नहीं होगा और इसके अलावा जो उनकी ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो ये फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ होगी। हाँ जी, फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ होगी, कंपोज किया जा सकता है। और इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो यही बता रहे हैं कि कंपोज अगर किसान बनवाता है और इसकी एक मशीन आती है, अगर उससे बनवा लिया जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर है। अब प्रोफेसर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि किसान जो है वो कितना अपना किरदार अदा कर रहा है इस फ़िज़ा को पोल्यूटेड बनाने में? जी, किसानों का इतना किरदार तो नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। ज़्यादातर इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में इंडस्ट्री का किरदार है, दूसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल्स हैं, तीसरे नंबर पे जो है ना वो किसानों का है। किसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह हम सैल प्रिपेयर करते हैं, उसमें जो हल चलाते हैं उससे जो डस्ट निकलती है वो भी इन्वायरमेंट में जाती है। इसके अलावा वो एरियाज़ जहाँ पे राइस ग्रो होता है, तो राइस की फसल जब एंड होती है, नई फसल लगानी होती है गंदम, तो उसके लिए टाइम होता है थोड़ा, तो वो उसमें इस तरह करते हैं, उनको जला देते हैं ताकि जल्दी से सैल प्रिपेयर हो, नेक्स्ट क्रॉप लगाएं। तो उससे जो धुआं निकलता है वो बड़ा असर कर रहा है। और हमारे पास अच्छा खासा एरिया है राइस का, तो उससे जो है ना इम्पेक्ट आ रहा है उस पर। अब हम बीइंग यूनिवर्सिटी ट्राई कर रहे हैं कि उनको कन्वे करें, उनको कन्विंस करें कि ये वाली प्रैक्टिस ना करें। उसके लिए उनको हमने सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट्स बना के दिए हैं कि वो उनको साइल में इनकॉर्पोरेट करें कि साइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो और जो हमारे एनवायरनमेंट पे उसका इम्पेक्ट आ रहा है वो कम हो। अच्छा प्रोफेसर ये बताइएगा कि ये जो स्मोक है ये सर्दियों में क्यों आती है, गर्मियों में कहाँ चली जाती है? क्योंकि गर्मियों में हमें फ़िज़ा जो है वो इतनी पोल्यूटेड नज़र नहीं आती, ना ही कोई इतनी अवेयरनेस जो है वो गर्मियों में चल रही होती है। सर्दियों जो ही शुरू होती है या मिड आता है सर्दियों का, तो ये अवेयरनेस भी शुरू हो जाती है, स्मोक भी शुरू हो जाती है। हालांकि अगर आज से कोई 25-30 साल पहले देखा जाए तो ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती। इसका सर वो टेम्परेचर से लिंक्ड है। जैसे ही टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर लो होता है, हमें ह्यूमिडिटी आती है, तो वो जो ह्यूमिडिटी है उसमें पार्टिकल पहले भी हवा में मौजूद होते हैं, डस्ट वाले और ये स्मोक वाले। तो ये पार्टिकल का एक ऐसा मिक्सचर बनता है स्मोक और उसका, जिसकी वजह से ये लेयर का कलर ब्लैकिश होता है और हमें स्मोक नज़र आती है। ये पहले भी होती है, लेकिन ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और इनका मिक्सचर ऐसा इन्हीं पीरियड में बनता है कि हमें ये क्लियर नज़र आती है। लेकिन ये इन्वायरमेंट वाला, एयर पोल्यूशन वाला इशू जो है ये पूरा साल है और हमें इसका जो इसकी रूट काज है उसको कम करने के लिए और इसके तदारुक के लिए काम करना होगा, अपना एक्टिविटीज़ ऐसी करनी चाहिए कि इसको कम करें। ठीक हो गया जी। ये हैं जी, आपने बातें सुनी स्टूडेंट्स की भी, प्रोफेसर्स की भी, कि इस वक्त पूरा साल ही ये पोल्यूशन जो है वो सर्कल चलता रहता है। ये नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में चलता। तो हमें ख़ुद इसमें अपना किरदार जो है वो अदा करना पड़ेगा, हमें इसमें ख़ुद जो है वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर जो है वो पोल्यूशन जो है वो कम होगा। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आ चुके हैं किसानों के पास और किसानों से जानेंगे
कि ये फसलों की बाकियात जो हैं क्यों जलाते हैं, और साथ साथ ये भी जानेंगे कि जदीद टूल्स के ज़रिए हम जब माहौल को बेहतर बना सकते हैं तो ऐसी क्या वजह है कि आज का हमारा किसान जो है वो अभी भी उन्हीं पुराने टूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, पुराने ही दौर में जी रहा है, जिसकी वजह से आज हम ज़राअत में भी पीछे जाते जा रहे हैं, जबकि दुनिया जो है वो जदीद टूल्स इस्तेमाल करके ज़राअत को मज़ीद बेहतर बनाती जा रही है। तो किसान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक ठाक। वैसे ठीक है। शुक्र अल्लाह का। अच्छा ये बताओ कि जब फसल उगाते हैं तो उससे पहले हल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि जब वो फसल पक के खड़ी हो जाती है तो उसे काट दिया जाता है, फिर उसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो छोड़ दी जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी डंडियाँ जो होती हैं उस फसल की जो छोड़ दी जाती हैं, फिर उसके बाद उसे आग लगा दी जाती है। क्या वजह होती है, उस आग लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जी सर, बिल्कुल हम जो हमारे पास जो बाकियात बचती हैं हम उनको जला देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ज़रिया मुआश नहीं है कि हम इनको कारआमद बना सकें, या इनको कोई मशीनरी लेके हम इसकी कोई तूड़ी वगैरह बना सकें जिससे हमारे कोई जानवरों के लिए कारआमद हो, मतलब कि वो, इसलिए हम उनको जला देते हैं। बाकी हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इसको। अच्छा, वसाइल कौन से ऐसे आप देखते हैं कि अब आपको ये पता है कि जदीद दौर आ चुका है, जदीद दौर में जदीद चीज़ें भी आ चुकी हैं, जिसमें अब अगर पहले हम देखते थे कि बैल और हल जो है वो बैल से चलाया जाता था, जोता जाता था, फिर उसके बाद अब ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, अब इतने जदीद ट्रैक्टर्स भी आ चुके हैं जो कि 2 घंटे का काम घंटे में कर देते हैं। फिर इसी तरीके से पानी की बात करें तो फिर सोलर पैनल्स आ चुके हैं, बिजली का झंझट ही ख़त्म हो गई। नहरी निज़ाम के अंदर भी देख रहे हैं हम, पोल्यूटेड पानी आता तो लोग नीचे से ज़मीन से ही पानी निकाल लेते हैं। तो जदीद चीज़ें जिस तरह आ रही हैं, तो क्या जदीद इंफॉर्मेशन किसान तक पहुंच रही है कि हाँ भाई जो इस वक्त हमारा एग्रीकल्चर है वो जदीद हो चुका है? जी बिल्कुल, हम तक ये तकरीबन सारी चीज़ें हमारे पास मुयस्सर आ चुकी हैं कि हम सोलर वगैरह जैसे जदीद मशीनरी है, ये थ्रेशर वगैरह जो होती हैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे पास मतलब कि डीजल वगैरह का ख़र्चा नहीं है इतना कि हम इनको कारआमद कर सकें, ये बाकियात वगैरह को थ्रेशर के ज़रिए सही कर सकें, अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो हुकूमत से क्या गुजारिश? हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि वो डीज़ल वगैरह कोई सस्ता कर दे, खादें वगैरह जो वो सस्ती कर दें हमारे लिए, ताकि हमारे लिए आसानियाँ हों और हम इसी तरह मुल्क की खिदमत कर सकें। जी, आसानियाँ हो। सर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से कौन सी फसल उगाई हुई है और कौन सी उतारी है? अब जो है ना हमने धान की फसल ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम ज़मीन तैयार कर रहे हैं गंदम की। अब जो है ना हम रोटीवेटर वगैरह लगाएंगे, धान की फसल ख़त्म करेंगे, जो चीज़ बचाएगी तो फिर हम रोटीवेटर या प्लेटें वगैरह जैसे ट्रैक्टर के हिसाब से। किसी की ज़मीन ज़्यादा होती है वो अपने हिसाब से रखता है, किसी की ज़मीन कम होती है, जिसकी कम होती है वो बेचारा जो है ना इतना वो अखराजात नहीं उठा पा रहा था कि ताकि वो अपने ट्रैक्टर रख सके या अपने ट्यूबवेल वगैरह लगा सके। तो इस वजह से जो है ना वो नहरी पानी का निज़ाम करना पड़ता है, लेना पड़ता है हमें। उसके बाद नहरी पानी का निज़ाम भी ऐसे होता है कि जैसे घंटे के हिसाब से जो टाइम बने हुए होते हैं वो देने पड़ते हैं हमें। तो इसके साथ साथ आप ये बताएं कि हम ये देखते हैं कि किसान जो है वो अपनी फसलें भी जला रहा होता है। भाई फसलें क्यों जलानी जब आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है कि उसे उखाड़ कर उसका डिकम्पोज़ कर दें या कंपोजिशन बना दें उसे, ताकि आपकी जो ज़मीन है वो और ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे आपकी कुदरती खाद जो है वो आपको मिलेगी। वो ऐसे हो जाता है कि भाई जैसे आप जो है ना अब हमारी जो है ना रकबा इसके अब ख़त्म कर रहे हैं ज्वार वगैरह, जो उसका सुंडा वगैरह बच जाता है, तो हम रोटीवेटर लगाते हैं, पहले प्लेटें लगाते हैं, उसके बाद रोटीवेटर लगाते हैं, रोटीवेटर लगा के हम ज़मीन को लेवल करते हैं। अब जो है ना गंदम की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी जो बच जाती है, जैसे कि हमने जिसमें सूखा घास वगैरह हो गया, द्रबड़ वगैरह हो गया, ये फिर हमें जो है ना वो जलाना पड़ता है क्योंकि सांप बठुए वगैरह, और उसके अलावा जो है ना हमारे रकबे का बना सीधा हो जाए। अच्छा, यानी कि सांप वगैरह यानी कि हशरात से बचने के लिए भी करते हैं? हशरात से बचने के लिए भी करते हैं, और दूसरा जो है ना रकबे को जो है ना जो फालतू रकबे को नुकसान दे रही होती है वो उसके लिए भी जलाते हैं।
रकबे को जो नुकसान दे रही होती है उसके लिए भी जलाते हैं। तो क्या अब तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हुकूमत ने नहीं पहुंचाई कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी हैं जो कि इन चीज़ों से आप बच भी सकते हैं, मगर बल्कि आप जदीद स्प्रेज करके या जदीद मशीनरी यूज़ करके उसे काबिल इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वो उन हशरात को भी दूर रख सकते हैं? वो ऐसे हो जाता है ना कि पहले अगर आप स्प्रे भी करें ना तो वो द्रबड़ वगैरह जो है ना फिर भी उगाता है, तो उसे जलाने की वजह से, इस वजह से जो है ना हम जलाने हैं ना तो पाके दोबारा जो है ना वो उसकी नस्ल ज़्यादा ना पैदा, रकबे को नुकसान ना दे, और जो है ना नांग बठुआ वगैरह ये चीज़ें भी बहुत होती हैं, इस वजह से भी कुछ बचाव के लिए भी हम करते हैं। सही है जी। बाकी रह गया हमारा जो है ना रकबा कुछ कम है, जिस वजह से हम जो है ना अपने ट्रैक्टर वगैरह नहीं रख सकते। गवर्नमेंट को चाहिए कि चलो ज़्यादा रकबे वालों को तो देती है कि कम रकबे वालों को भी चाहिए कि उसका भी जो है ना इसमें देना, हाँ देना चाहिए। जी सदेबाब करना चाहिए जी। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जाहिर सी बात है कि एक अच्छा खासा महंगा प्रोसेस है जो कि डिकम्पोजिशन का, कंपोजिशन बनाने का और ये इस प्रोसेस से गुजरने का, तो वो किसान जो वो फिर आसान हल यही देखता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं तो चलो आग लगा देते हैं। अगर हुकूमत इसमें मुआवनत करती है तो किसान जो है वो अपनी एक अच्छा किरदार जो अदा कर सकता है। सर आप क्या कहेंगे कि कौन सी फसल आप उगाने जा रहे हैं और क्या आगे दें? अब गंदम की बिजाई हो रही है, अब उसका तैयारी कर रहे हैं सारी, ये अब थोड़े दिन तक इंशाल्लाह सारी कंप्लीट हो जाएगी, गंदम कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा ये मुझे बताएं कि किसान जो है वो क्यों जो अपनी फसलों की बाकियात को जलाता है, जबकि ट्रैक्टर है आपके पास, जदीद सिस्टम है, आप उसे खल वगैरह उखाड़ दें या वो हल चला दें उसमें, तो फिर बेहतरी आ सकती है इसमें? बेहतरी तो आ सकती है लेकिन जलाना भी पड़ता है, उसके जो सीटें बच जाते हैं उसके लिए जला देते हैं, बकाया उठाने वाले उठा लेते हैं। तो आपको ये पता है कि वो जलाते क्यों हैं, क्यों जलाते हैं आप लोग? और उससे आपको ये देखें कि माहौल में कितने धुआं पैदा होता है, उससे जलाने की वजह क्या होती है? जलाने की वजह यही उठाने का वो मसला बनता है, वो एक ही तीली लगाओ सारे छुड़ा दो बात। अच्छा वो फिर ईजी हो जाता है? ईजी हो जाता है सारा, यानी कि आसानियाँ देखने के लिए। आसानियाँ देखने। तो अच्छा आपके पास कोई एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वाले आते हैं आपको आगाही देने के लिए, आपको समझाने के लिए, या ज़राअत वाले आते हैं कि जदीद जो है वो सिस्टम आ चुका है आप उस तरफ मुंतकिल हो जाए? आते हैं, वो समझा के जाते हैं लेकिन फिर नहीं होता ये काम। अच्छा यानी कि ज़राअत वाले आते हैं या एनवायरमेंटल वाले भी? रात वाले आते हैं, एनवायरमेंटल वाले नहीं आते? वो नहीं आते। क्यों? बस हालांकि ये तो काम एनवायरनमेंट का है कि वो आपको आकर जो है वो इन चीज़ों को समझाए, इन चीज़ों को बताए कि ये काम अगर आप करेंगे तो खुदा न खास्ता ये नुकसान होगा फ़िज़ा को, क्योंकि एनवायरनमेंटल डिपार्टमेंट बनाया इसी वजह से गया। ऐसे ही है, वो आए थे एक दो दफ़ा, बस कह के चले गए थे, बस कह के जी चले गए हैं। ये हैं जी हालात कि किसान जो है वो बेचारा इस वक्त पिस रहा है महंगाई के बोझ तले और दूसरी जानिब अपनी आसानियाँ ढूंढता। अगर हुकूमत इसमें मुआवनत ये करे कि इनकी बाकियात को ख़ुद अपने सर ले ले और जितने भी किसान हैं वो एक एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट चले जाएं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है उनकी वो जो फसलों की बाकियात है उसको डिकम्पोज़ करके या कंपोजिशन बनाकर उन्हीं के हवाले कर दे तो मज़ीद बेहतरी जो है वो आ सकती है। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे, प्रोफेसर आज़ाद से भी बात करेंगे। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त बात करने के लिए जो मेरे साथ इस वक्त शख्सियत मौजूद हैं वो हैं डीन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हमाद साहब। सर प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। सर ये बताइएगा कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए ज़राई यूनिवर्सिटी जो है वो क्या खिदमत पेश कर रही है अपनी, और उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो किसान हैं वो इस वक्त बेहद परेशान है कि एक उनके पास पैसे नहीं है, मगर दूसरी जानिब वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करने में अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं कि बाकियात को जला देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल एक बहुत इस वक्त जो बड़ा इशू है उसको हाईलाइट किया है। तो अगर हम ज़री यूनिवर्सिटी की बात करें एनवायरनमेंट के सिलसिले में, तो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक जो मेन मिशन और मोटो ही यही है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो चीज़ें की जाएँ। अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस ही देखें तो सबसे बड़ी चीज़
ये देखिएगा कि यहाँ पे हमने प्लांटेशन बहुत ज़्यादा की हुई है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी में बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर हमने सिविल सोसाइटी में भी ये एक ड्राइव शुरू किया है। चूँकि दरख्त ही ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपके एनवायरनमेंट में से पोल्यूशन को दूर करते हैं और जो हवा है उसको साफ़ बनाते हैं। और क्योंकि अगर दरख्त ना लगाए जाएं, हवा साफ़ ना की जाए, तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भी जो है ना वो इंसानों पे ही आएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, स्पेशली लंग्स की बीमारियाँ जो वो होंगी। इसी तरह से फिर जो है ना वो अगर आजकल जो इशू ज़्यादा चल रहा है स्मोक का, तो इसमें ये देखेगा कि जब स्मोक होती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाते हैं कि सूरज की रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जब नहीं होती तो बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि इंसानों में, जानवरों में और इवन के जो हमारे पौधे हैं उनमें भी बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरे नंबर पे विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखेंगे कि जब भी स्मोक का इशू होता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ जाता है, मोटरवेज बंद रहते हैं, 11-12 बजे से पहले जो है ना वो खुलते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त इस इशू को समझने की और हल करने की। तो समझने के लिए जिस तरह से आज यूनिवर्सिटी में ये आगाही मुहिम स्टार्ट की गई, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के साइंसदान और फिर EPA के नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे थे। इसमें यही है कि जब अप्रोच यही है कि मिलजुल के अगर हम काम करेंगे तो तभी इस मसले का हल होगा। क्योंकि अगर सिर्फ एक सेगमेंट सोसाइटी का अगर इस पे काम करेंगे, बाकी उनके साथ नहीं होंगे, तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए कहा कि जितने भी हम यूनिवर्सिटी वाले साइंसदान जो है ना वो रिसर्च करें कि जो स्मोक पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सिविल सोसाइटी की अवेयरनेस इस तरह से हो कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो ज़्यादा धुआं ना छोड़ें। अभी आपने जो एक जिक्र किया कि किसान जो है ना वो किसान अपने फसल की बाकियात को जला रहा है, तो उनको जाके ये समझाया जाए कि इसके जलाने से नुकसानात क्या हैं, उसकी ज़मीन के ऊपर भी क्या नुकसान है, उसकी सेहत के ऊपर भी क्या नुकसान है। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो मौजूद हैं कि जलाने के बगैर भी इनको काबिल इस्तेमाल जो है ना वो बनाया जा सकता है। इसी तरह जो भट्टे हैं हमारे वो धुआं छोड़ने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी मेन इस वक्त चीज़ ये है कि सबको समझाने की ज़रूरत है। नो डाउट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ इन्फोर्समेंट भी कर रही हैं, जुर्माने कर रही हैं, लेकिन ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है कि जब तक हम लोगों के माइंड्स नहीं चेंज करेंगे। तो हमारा जो फोकस इस वक्त है कि लोगों को पहले माइंड्स को चेंज किया जाए एंड देन फिर इन्फोर्समेंट जो है ना वो काबिल अमल होगी। सही है जी। माइंड सेट चेंज होना होगा सबसे पहले, और माइंड सेट चेंज होगा तो ही हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अब एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, हमने आज आपको दिखाया कि एनवायरमेंट में स्टूडेंट्स अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट है अब उसके पास चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर किसान, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, हर एक शख्स जो है वो अपनी खदमात पेश करता है इस एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वहीं पर ही हुकूमत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि उसने भी एक डिपार्टमेंट इस चीज़ का बनाया हुआ है जिसे एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट कहा जाता है। इस वक्त उसके डिप्टी डायरेक्टर ताहिर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो के अंदर कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि आप आए और हमारे इस जो हमारी एक्टिविटी है अवेयरनेस की, इसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया, और मैं समझता हूँ कि आपका ये एक बड़ा तेज़ तरीन मेथड है हमारी लोग तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए। ये आपके कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ताहिर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में पाकिस्तान की पहले 5 फहरिस्तों में शामिल है। क्या बात है कि अभी तक मुल्तान की फ़िज़ा जो है वो इतनी आलूदा तरीन काउंट हो रही है, और लोग जो हैं वो इसी जहर आलूद हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। हाँ, मैं ये थोड़ा सा इसमें ना आपकी करेक्शन भी साथ साथ करना चाहूँगा कि जैसे मुल्तान है, ये सिर्फ 2 से 3 दिनों में, वो भी रात के टाइम में, ये टॉप 5 जो है हमारे 5 पोल्यूटेड कंट्री पंजाब के उनमें आया है। ये मोस्टली 7वें, 8वें, 10वें नंबर पे अभी रह रहा है। जैसे कि आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मुल्तान का वो 73 है, और इसका इशू ये है कि थोड़ा हमारा मुल्तान का, मैं आपकी हेल्प से ये पूरी आवाम को मैसेज भी देना चाहूँगा कि ये लो कास्ट सेंसर जो है उनकी रीडिंग पे बिलीव ना करें।
और वो ऐसे लो कास्ट सेंसर जो कि हमारे EPA के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो लगे हुए हैं उनके साथ अलाइन हैं, उन पे बिलीव करें। और उनकी रीडिंग कहाँ पे आ रही है, वो हमारा एक EPA का सेंट्रल कंट्रोल्ड वार रूम बना हुआ है लाहौर में, जो कि पूरे पंजाब में 41 जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं उनकी रीडिंग वहाँ पे जाती है, जिनमें से 2 मुल्तान में लगे हुए हैं, एक हमारा BZU पे लगा हुआ है और दूसरा हमारा MNS जो है लॉर्ड कैंपस उस पे लगा हुआ है। तो ये इनकी अकामुलेटिव हर 8 घंटे के बाद रीडिंग देते हैं और जो कि हमारी EPD की साइट पे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो सभी लोगों से, मुल्तान के सभी रिहायशियों से मेरी ये गुजारिश है कि ये ज़रूर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की वेबसाइट विज़िट किया करें और वहाँ से एग्जैक्ट जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ से नोट किया करें। लोग का सेंसर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रीडिंग देते हैं, लोगों में परेशानी होती है। तो हमारा मकसद लोगों में परेशान नहीं करना। अगर ये स्मोग एक इशू है, ये सभी को पता है ये एक इशू है, हमने इसके साथ फ़ाइट करना है, इसको कम करना है, इसकी सोर्सेज टेस्ट करनी है, उनको कम करना है। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये तो गाड़ियों की बात हो गई, अब आ जाते हैं हम फसलों की बाकियात की तरफ, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की तरफ और भट्टा जात की तरफ, जो कि ज़िगज़ैग पर नहीं है। क्या समझते हैं कि कितनी आप लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं अभी तक और कितनी कार्रवाइयाँ जो है वो मुतवातर तरीके से चल रही हैं? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। जैसे कि आपने ब्रिक किलन की बात की, हमारे पास 479 भट्टा हैं जो मुल्तान के अंदर हैं। इसकी एक रिपोर्ट आई थी स्पेशल ब्रांच की कि इसमें जो 20 भट्टे हैं वो ज़िगज़ैग पे टेक्नोलॉजी पे नहीं है। ये मैंने वेरीफाई कराए, जिसमें से मुझे 10 भट्टे तो फ़ौरन मैंने चेक करवा लिए कि जो कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे थे, और जो रिमेनिंग 10 थे उनमें से 2 मुझे फाइंड हुए कि जो नॉन ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे थे, उसको हमने डिमोलिश किया। पिछले मंथ भी हमने डिमोलिश किया अक्टूबर के अंदर। और बाकी जो 8 भट्टा जात हैं वो आफात की वजह से, ये सैलाब जो आया जलालपुर पीर वाला में, वो उसमें ऑटोमेटिकली वहाँ डिमोलिश हैं, वो रनिंग कंडीशन में नहीं है। उनकी हमें जो है वो हम तसल्ली भी नहीं कर सके कि वो सैलाब की ज़द में आए हुए हैं, फ़िलहाल वो चल भी नहीं रहे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो मुल्तान के अंदर हैं वो सारे भट्टे इस टाइम ज़िगज़ैग में हैं, नवंबर के महीने के अंदर। मगर इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि फिर फैक्ट्रियों का क्या, जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ या रिमोट एरियाज़ में बना दी गई हैं, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया एक फ़िक्स किया गया फैक्ट्रियों के लिए। मगर अब हम ये देखते हैं कि बहावलपुर बाईपास रोड है या मुजफ्फरगढ़ बाईपास रोड है, रोड्स के ऊपर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो उन फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ भी क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा है कि अभी इंडस्ट्री है जो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मुल्तान के अंदर 172 इंडस्ट्री है जिसके ऊपर बॉयलर लगे हुए हैं, और उस बॉयलर के हवाले से भी हमारी कैंपेन चल रही थी। EPA पंजाब की तरफ से ये डायरेक्शन थी कि उन सभी को जो है एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा होना चाहिए। सेकंड वन, उन पे जो CCTV कैमरास हैं वो इंस्टॉल होने चाहिए कि जो EPA का सेंट्रली एक वार रूम बना हुआ है उसके थ्रू उनकी एक्सेस हो और वो 24/7 उन चिमनीज़ को मोनीटर कर सकें। उस सिलसिले में हमारे जो ECS हैं वो 72 इंडस्ट्री पे इंस्टॉल हो चुके हैं। उन पे जो कैमरास हैं वो अभी हम उस प्रोसेस में हैं, हम कैमरा भी इंशाल्लाह इनसे इंस्टॉल करवाएंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जो ये इंडस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर बनी हुई है, यानी कि जो पेरी अर्बन एरिया में है, उस पे ऐसा होता है कि हमारा जो एक्ट है, जो हमारा पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें सेक्शन 12 होता है जिसके थ्रू ये इन्वायरमेंटल अप्रूवल लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, और उस इन्वायरमेंटल अप्रूवल में हम ये देखते हैं कि वो लैंड सूटेबल है या नहीं है। तो मैंने ये सिलसिला भी स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे उनके जो इन्वायरमेंटल अप्रूवल हैं वो वेरीफाई करने के लिए कि क्या उन्होंने हमारे से इन्वायरमेंटल अप्रूवल भी ली हुई है या नहीं ली हुई, या कुछ लोग ऐसे होते हैं वायलेट करके हमारे सेक्शन को उस पर वो इंडस्ट्री बना लेते हैं, उसके बाद वो हम ट्रेस करते हैं, वो कहते हैं हम अब अप्लाई करते हैं। उस पर यह होता है कि हमारा इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनी हुई पंजाब इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल, हम केस फाइल करके वहाँ भेज देते हैं, वहाँ वो ट्रिब्यूनल उसको जुर्माना करती है, फिर उसको रेगुलराइजेशन वाली साइड पे ले आते हैं। अच्छा, लास्ट सवाल कि फसलों की बाकियात किसान जलाते हैं, किसानों को कितनी अवेयरनेस दी जा रही है? क्योंकि हमारी जब किसानों से बात हुई तो किसान कहते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट वाले आते ज़रूर हैं, सिर्फ हमें समझाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, कार्रवाइयाँ करने से पहले तो हमारा, जैसे कि आज का हमारा सेशन स्पेशली ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेमिनार करने का मकसद ही यही था कि जहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो हमें कोई सलूशन भी प्रोवाइड करें, सजेशंस दें, और किसानों तक वो अवेयरनेस हमारे थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं, ये हमारे ज़्यादातर किसानों जो तबका है उनके बच्चे जो हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आते हैं। ये स्टूडेंट के साथ सेशन करने का मकसद ही यही था कि उन किसानों को अवेयर किया
जाए। और इवन यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने और ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी उनको सुपर सीडर की तरफ सजेस्ट कर रही है कि आप सुपर सीडर यूज़ करें और उसके जो आपके बाकियात हैं उनको जलाएं नहीं, सॉइल आपकी अपनी ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाएं और उसको जलाने वाली साइड पे ना जाएं, उसको वहीं मैनेज करें। और सेकंड, एक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तजवीज़ दी है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्री में मुख्तलिफ जो हमारे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है डेवलपमेंट की, उसमें फ्यूल के तौर पे इसकी जो बेल बना के जो राइस स्ट्रा है उसको आप सेल करें और उसमें इकोनॉमिकल जो साइकिल है उसकी तरफ जाएं और उसको बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ करें। और तीसरे नंबर पे था कि एनिमल बेडिंग के लिए उसको वो कंपोस्ट बनाएं और जो कि वो भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र का है, सॉइल फर्टिलिटी एनहांस करने में यूज़ होता है। तो उस साइड पे बहुत सारे मशवरात भी जो हैं किसानों को दिए गए हैं और इंशाल्लाह वो इस पे अमल करेंगे। अगर अमल नहीं करते तो वो फिर हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट है, ये उन पे इन्फोर्समेंट करते हैं। जो कि वो हमारे दिए गए मशवरात पे अमल नहीं करेंगे तो हम फिर उन पे लॉ की इन्फोर्समेंट के थ्रू जो स्टबल बर्निंग है, जो स्मोक का एमिशंस हैं, जो उसको कंट्रोल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटी को इसी तरह कैरी ऑन रखेंगे। जी, तो नाज़रीन आपने थॉरली बातें सुनी कि हम इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं कि हमारे मुल्तान की फ़िज़ा को जो है वो साफ़ सुथरा करने में इस वक्त एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट कितना सरगर्म है। दूसरी जानिब हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक आम शहरी होने की हैसियत से कि हम भी इस कार खैर में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं कि हम जो है वो पौधे लगा सकते हैं और उसके साथ साथ जो एनवायरमेंटल कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कर रहा है, EPA जिसे कहते हैं, तो एजेंसी जो है ये इस एजेंसी से रब्ता करके अपने फैक्ट्रीज़ और अपनी फसलों की बाकियात को जलाने से जो धुआं पैदा होता है या चिमनियों से जो धुआं निकलता है उनको भी जो है हम कम कर सकते हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।